सभी को नमस्ते बच्चों। हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर आई थिंक 4, और जिसमें हम सप्लाई एनालिसिस पढ़ रहे हैं, राइट। मेरा थोड़ा गला जो है आज हल्का सा बैठा हुआ है, पर आई थिंक आवाज़ क्लियर आ रही है, राइट। हमने फर्स्ट लेक्चर में सप्लाई पढ़ा था, हमने टोटल आउटपुट पढ़ा था, राइट। हमने स्टॉक पढ़ा था, मीनिंग ऑफ सप्लाई और डेफिनेशन ऑफ सप्लाई पढ़ा था। आज हम समझेंगे आगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी डिटर्मिनेंट्स क्या क्या वो चीज़ें हैं जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती हैं या डिसाइड करती हैं, राइट। और उसके अलावा लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। इस लॉ ऑफ सप्लाई में एजम्पशंस पढ़ेंगे और एजम्पशंस का एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सप्लाई को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं, द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, राइट। सो पहली चीज लिखी है, पहला फैक्टर है, पहला डिटरमिनेंट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो हमने देखा कि उसमें जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, राइट, जैसे जैसे 10 से 20 हुआ प्राइस, 20 से 30 हुआ, वैसे वैसे हमारा जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो रहा है, 100 से 200 हो रहा है, 200 से 300 हो रहा है। तो यस, हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो बिल्कुल एक फैक्टर है सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए। जितना कम प्राइस होगा उतना कम सप्लाई होगा, जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ज़्यादा सप्लाई होगा। वही लिखा है यहाँ पे, मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट लोअर प्राइस। जो अभी हमने किया कि भाई ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई होती है जब प्राइस ज़्यादा होता है, राइट, और कम क्वांटिटी सप्लाई होती है जब प्राइस लोअर यानी कम होता है, राइट। Thus there is a direct relationship between price and quantity supplied। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, ध्यान देना। इनवर्स का मतलब होता है एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज कम हो रही है, राइट। जैसे डिमांड में था कि डिमांड में प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट और इनवर्स में फर्क यही है, ठीक ना। तो ये पहली बात हो गई, क्या, प्राइस ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, आज का पूरा जो एरा है वो क्या है, टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी क्या रोल अदा करती है वो देखो यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई। देखो चलो ये बताने से पहले एक बात समझा देता हूँ। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि स्टॉक जो है वो सप्लाई को एग्जिट करते हैं। एग्जिट मतलब कि हमेशा स्टॉक जो होगा सप्लाई से ज़्यादा होगा। हमने ये भी कल समझा था यानी लास्ट लेक्चर में कि स्टॉक जो है वो डिटरमाइन करता है कि सप्लाई कितना होगा, राइट ना। स्टॉक कैसे बनेगा, सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी पे। जैसे मान लो कोई ए मशीन है और एक दिन में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करती है, कोई स्टॉक एक्स है, कमोडिटी एक्स है, यानी एक दिन में कितना सप्लाई हो सकता है, सिर्फ 1000। मैक्सिमम कितना सप्लाई हो सकता है 1000 ना, क्योंकि एक दिन में ये 1000 पीसेस ही, 1000 यूनिट ही क्या करती है, प्रोड्यूस करती है मशीन, राइट। तो एक दिन में 1000 यूनिट ही सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसकी जगह हमने रिप्लेस करके कोई दूसरा मशीन लाया, एडवांस मान लेते भी मशीन लेकर आया है। अब उसकी जो कैपेसिटी है वो 5000 पर डे है, यानी 5000 यूनिट पर डे बनाने की है। जो यूनिट बनाने की, कमोडिटी एक्स बनाने की, वो 5000 हो गई, यानी एक दिन में 5000 यूनिट बन सकता है। तो अब कितना सप्लाई कर सकते हैं एक दिन में, पूरा का पूरा 5000। वही बात लिखा है यहाँ पे कि स्टेटस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या करता है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। हमने मशीन ए से मशीन बी में इंप्रूव किया, टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, यानी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया और जिससे क्या बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा। पहले प्रोडक्शन 1000 हो रहा था, स्टॉक तो 1000 ही सप्लाई हो रहा था, बाद में प्रोडक्शन 5000 होने लगा तो स्टॉक भी 5000 है तो 5000 सप्लाई होगा, ठीक ना। तो हम पढ़ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो पहला था, क्या था पहला, प्राइस ऑफ कमोडिटी, और दूसरा है
टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP जनरली से कहा जाता है। इफ देयर इज अ फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट सप्लाई इंक्रीजेस। ध्यान देना क्या लिखा है, इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट सप्लाई डिक्रीजेस लिखा है। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, या चलो पहले ये ले लेते हैं। फैक्टर प्राइस क्या होता है, लिखा ना, इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीज है, तो फैक्टर प्राइस क्या है, वही लैंड, लेबर, कैपिटल। सीधी सी बात है ना, जब प्रोडक्शन करे तो उस कहीं ना कहीं कोई जमीन होगी, कोई लैंड होगा, उसका कोई दाम होगा, उसका कुछ खर्चा होगा, लेबर को वेजेस, कैपिटल यानी पैसा भी चाहिए। तो ये तीनों का कॉस्ट, यानी ये तीनों इकट्ठा करने में जो कॉस्ट लग रही है, अगर वो ज़्यादा है, यानी ज़्यादा पैसा इसमें खर्च हो रहा है, ज़मीन लेने में खर्च हो रहा है, लेबर के वेजेस ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ रही है, जो कैपिटल में अरेंज कर रहा हूँ, लाइक मैं बैंक लोन ले रहा हूँ तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी अगर ज़्यादा पैसा इधर खर्च होगा इन सब चीज़ों में, तो क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी एक प्रोडक्ट बनाने का जो दाम होता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, यानी एक यूनिट बनाने में कितना पैसा लगा, तो एक यूनिट बनाने में कितना पैसा लगा, उसके लिए तो हम लोग को रॉ मटेरियल जो हम डालते हो तो यूज़ करते हैं, उसके अलावा लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, ये सब भी इसमें ऐड होता है। यदि पूरा खर्चा ऐड होता है ना, तभी तो बनता है कि कितना कितना पड़ा मुझे एक में। तो अगर इन सब पे ज़्यादा खर्चा होगा, यानी लैंड पे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, लेबर को ज़्यादा वेजेस या सैलरी देनी पड़ेगी, और कैपिटल यानी कि बैंक लोन या जो भी मैंने कैपिटल जहाँ से भी लिया उसमें इंटरेस्ट अगर ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी एक यूनिट प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। जब कॉस्ट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान देना, कॉस्ट बढ़ता है तो नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब नंबर ऑफ यूनिट कम होगा यानी स्टॉक कम होगा, स्टॉक कम प्रोड्यूस होगा तो सप्लाई भी कम होगा। वही लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट सप्लाई डिक्रीजेस। तो सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉरी, तो कहने का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कम होगा, सप्लाई हमेशा उतना ज़्यादा रहेगा। सिंपल, यानी और चीज़ों पे खर्चे कम होंगे तो वही पैसा बचाकर हम और यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, यानी और एक्स्ट्रा यूनिट बनाया जाएगा, और कमोडिटी बनाई जाएगी, नंबर ऑफ कमोडिटी। तो स्टॉक ज़्यादा होगा, स्टॉक ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा। सिंपल, ये सर्कल समझो। हाँ, स्टॉक और सप्लाई का जैसे सर्कल में एक बार और समझा देता हूँ। सर्कल देखो क्या है, प्रोडक्शन से अवेलेबिलिटी होता है स्टॉक का, और स्टॉक से अवेलेबिलिटी होता है सप्लाई का। ठीक है, आप ऐसे एक सर्कल पकड़ लो या फिर एक चेन पकड़ लो। सबसे पहले प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन से स्टॉक अवेलेबल होगा, स्टॉक से सप्लाई अवेलेबल होगा। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस एज वेल एज सप्लाई। शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटीज डिक्रीज द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। ध्यान देना, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई भी सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करने में हेल्प करने वाली चीज़ें। जैसे अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या यूज़ हो रहा है, लैपटॉप या मोबाइल यूज़ हो रहा है, ठीक ना, आपका घर यूज इस्तेमाल हो रहा है, वो लैपटॉप और मोबाइल आपने जाके कहीं से लिया होगा या फिर आपने ऑनलाइन मंगाया होगा, तो ऑनलाइन आपके घर पे आने तक का रास्ता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मुझे कुछ करने में हेल्प करें। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन करना है और सप्लाई करना है, यही हमारा मुद्दा मेन। तो सप्लाई है, तो सप्लाई करने के लिए क्या लिखा है, एक जगह। सप्लाई का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में कि एक जगह से यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करना यानी पहुंचाना। तो पहुंचाने के लिए क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब सड़कें अच्छी होनी चाहिए, गाड़ियाँ अवेलेबल होनी चाहिए, ट्रकें अवेलेबल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन। यस, आपको ऑर्डर ही नहीं आएगा तो आप सप्लाई कैसे करोगे। तो कम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, मोबाइल या टेलीफोन अच्छे होने चाहिए, आप कह सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। कम्युनिकेशन, ईमेल्स वगैरह,
प्रॉपर होनी चाहिए। आज ईमेल नहीं होता तो, फोन नहीं होता तो सोचो इतना तेज सप्लाई नहीं हो पाता जितना तेज सप्लाई होता है। कम्युनिकेशन बिना बात किए भी होती है, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट। हम क्या करते हैं, हम किसी से बात करते हैं वहाँ पे? नो, हम बस स्टॉक देखते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको एक मेल आता है, इवन मैसेज भी आता है। फिर क्या होता है, सारी डिटेल वहाँ ऑनलाइन होती है। वो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है उस कंपनी का आपके साथ। मेल आया, ये कम्युनिकेशन हुआ। मैसेज आया आपको मोबाइल में ऑर्डर प्लेस करने के बाद, ये कम्युनिकेशन का ही जरिया है, जिससे आपको पता चल रहा है कि हाँ मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। उसमें ये भी लिख के आता है कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा, ये कितने डेट, किस डेट तक डिलीवर हो जाएगा, राइट। तो ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। उसके अलावा पावर को आप जनरली प्रोडक्शन से ले सकते हो। सीधी सी बात है ना, प्रोडक्शन करने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए पावर अभी चाहिए, चाहे बिजली चाहिए, कोयला चाहिए, जिससे भी वो चलता हो, फ्यूल से चलता हो, तो सब चीज़ें चाहिए। तो ये सब अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो सीधी सी बात है स्टॉक अच्छा होगा, यानी स्टॉक ज़्यादा बनेगा, स्टॉक ज़्यादा बनेगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन अगर शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटीज, अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं हुआ, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, ये सप्लाई को कम कर देगा। ठीक है, आई होप समझ गए। कनेक्ट करते हुए चलो तो अच्छे से समझ जाओगे सारी चीज़ें। एक्चुअली ठंड थोड़ी बढ़ गई है और मैं ठंडा ही पानी पी रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ है। ठंडा इन द सेंस कि रखे रखे ठंडे, तो रखे रखे भी पानी ठंडा ही हो जा रहा है, और मैंने उसको कई बार पी लिया इसलिए ऐसा हो गया। चलो, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसी की बात हो रही है, यानी गवर्नमेंट जो नीतियां बनाती है, गवर्नमेंट जो स्कीम्स या जो भी रूल्स रेगुलेशन आप कह सकते हो, सप्लायर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए या बिजनेस के लिए, राइट। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में इनकरेज सप्लाई एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में डिस्करेज द सप्लाई। बहुत सिंपल बात लिखी है। फेवरेबल का मतलब है यानी ऐसी पॉलिसीज जो सप्लाई को फेवर करे, सप्लाई के लिए अच्छी बात हो, तो सप्लाई बढ़ेगा। और ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो सप्लाई को फेवर नहीं कर पा रही है, सप्लाई को कम कर रही है, तो वो डिस्करेज हो गया, राइट, यानी सप्लाई कम हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एक्सेट्रा में इंकरेज और डिस्करेज प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स। यस, हर साल गवर्नमेंट बजट इशू करती है, सबको पता होगा, फरवरी मार्च के आसपास, फरवरी एंड में जहाँ तक मुझे पता है। तो उस बजट में ना टैक्सेस डिसाइड होते हैं हर साल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे टैक्स डिसाइड होता है, इनकम्स पे डिसाइड होता है, राइट। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्रोडक्ट के प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे सप्लाई से, पहले पॉइंट में हमने पढ़ा। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से टैक्सेस बढ़ते हैं यानी प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट टैक्सेस की वजह से प्राइस कम होता है प्रोडक्ट का तो सप्लाई कम होगा, ठीक ना। डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट मेजर्स। जैसे जीएसटी था, राइट, तो उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस हटाकर, मेजर टैक्सेस हटाकर जीएसटी लागू कर दिया नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उससे बहुत सारे सप्लाई जो है अप डाउन हुए होंगे ऑब्वियसली। एक सेकेंड। नेक्स्ट है 6 नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल यानी नेचर से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड। क्या, जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन द नेचुरल कंडीशन। यस, ध्यान देना, यहाँ पे एक बात लिखिए, क्या, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी प्राइमरी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, जनरली आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सब्जियां हो गई, फल हो गए, शुगर कैन हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, राइट। डिपेंड्स अपॉन नेचुरल कंडीशंस। कैसे, फॉर एग्जांपल अ गुड मॉनसून एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट, है ना। आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया में अधिकतर खेती, आई थिंक 50% से ज़्यादा या 70% तक खेती जो है वो रेन पे डिपेंडेंट है, यानी बारिश पे डिपेंडेंट है। यानी अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो हमारी खेती बहुत बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर वो फेवरेबल हुई,
मानसून अच्छा रहा तो क्या होगा, हमारी फसल जो होगी बहुत अच्छी होगी, ठीक ना। सो द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज, और जब फसल अच्छी होगी मतलब स्टॉक ज़्यादा होगा, और जब स्टॉक ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा, राइट। एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन विल लीड टू अ डिक्रीज इन सप्लाई। मान लो सूखा हो गया, ड्रॉप जिसे कहा जाता है, ड्रॉप आने के बाद क्या होगा, सीधी सी बात है, अनाज अच्छे नहीं होंगे, फसल अच्छी नहीं होगी, हार्वेस्टिंग बैड हो जाएगी गुड से, तो उस कंडीशन में स्टॉक जो है वो हमारा कम अवेलेबल होगा, या फिर नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर सप्लाई भी कम होगा। याद है आपको ओनियन, आई थिंक 4-5 साल हो गए, एक ओनियन का बहुत बड़ा ये हो गया था, यानी शायद बाढ़ आ गई थी और सारे ओनियन फसल जो है खराब हो गए थे, बहुत जगह, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी। तो उसमें ओनियन का जो प्राइस है वो 100, प्राइस तो इतना हो गया था, लेकिन जब स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे सप्लाई करोगे, तो सप्लाई कम हो गया था, और सप्लाई कम होने की वजह से ये इसका प्राइस बढ़ गया था, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा सप्लाई किस तरह का होगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, इफ द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन नियर फ्यूचर, ये आपको प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है। हमने ये ठीक पॉइंट पढ़ा हुआ है डिमांड एनालिसिस में भी, ये डिमांड कैसे डिटरमाइन होता है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर भी फ्यूचर प्राइसेस के बारे में सोचता है, कंज्यूमर भी जो है प्रोडक्ट की फ्यूचर प्राइसेस के बारे में सोचता है। यहाँ पे भी हमें सेम पॉइंट लिखा है, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है, कि प्रोड्यूसर को लगता है कि आने वाले समय में जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या है, बढ़ने वाला है, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर में विथ होल्ड द स्टॉक, वो स्टॉक नहीं बेचेगा, वो स्टॉक इकट्ठा करके रखेगा गोडाउन में। क्यों, क्योंकि उसको उसने, हो सकता है वो हर साल देखता हो, एक 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 एजम्पशन होता है हर किसी का, जो बिजनेस करता है उसको पता होता है कि कब भाव बढ़ता है, कब भाव कम होता है, प्राइसेस कम ज़्यादा होते हैं, तो स्टॉक होल्ड करके रखेगा, और जब प्राइस ज़्यादा होगा तो बेचेगा, क्योंकि उसे फायदा होगा, अल्टीमेट गोल क्या है उसका, उसको फायदा होना चाहिए। सो दिस विल रिड्यूस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। तो दिस विल रिड्यूस द सप्लाई, ऐसा क्यों बोल रहा है, करंट की बात हो रही है, यानी मान लेते हैं आज है 1 नवंबर, आज मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे लग रहा है कि यार 1 दिसंबर को ना प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, तो आज मैं कम बेचना स्टार्ट करूंगा, यानी कि सप्लाई जो है अपना कम कर दूंगा, गिरा दूंगा सप्लाई, वही लिखा है विल रिड्यूस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। और अगर आज मुझे लगता है कि यार आगे चल के प्रभाव कम होने वाला है, अगर 1 नवंबर है और आज मुझे लगता है कि मेरा जो प्राइस है वो कम होने वाला है, तो मैं आज सप्लाई बहुत ज़्यादा करूंगा, मतलब आज ही सारा स्टॉक निकाल दूंगा। बिजनेस माइंड की तरह सोचना होगा आप लोगों को, राइट। एक सप्लायर के एंगल से देखोगे तो मुझे अगर लगता है नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं आज नहीं बेचूंगा, मैं उस दिन बेचूंगा जिस दिन प्राइस बढ़ेगा, मैं अपना स्टॉक इकट्ठा करके रखूंगा गोडाउन में साइड में। लेकिन अगर मुझे लगता है नियर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, यानी मुझे नुकसान होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, आज ही सारा का सारा बेच दूंगा, ठीक ना। वाइस वर्सा का मतलब होता है ठीक उल्टा जो पहले लिखा है। अदर फैक्टर्स में क्या आ सकते हैं, नेचर ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट किस टाइप का है, मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, राइट, हम आगे पढ़ेंगे वो जो मैं कह रहा हूँ। रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यस, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस क्या चल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस क्या चल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, ये भी स्टॉक, देखो ये जो बात लिखी है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये स्टॉक अवेलेबिलिटी को दर्शाता है। जैसे ऑयल है, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल मतलब पेट्रोल ले लो, तो पेट्रोल का सप्लाई कितना होगा ये डिपेंड करेगा इंपोर्ट पे, क्योंकि हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अगर दूसरे देशों से इंपोर्ट होना बंद हो गया तो स्टॉक ही नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, पेट्रोल का सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो ये कुछ अदर फैक्टर्स हैं, 7 पॉइंट काफ़ी हैं एग्जाम में लिखने के लिए, राइट। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा, इफ ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल मोर एंड वाइस वर्सा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अभी जस्ट बताया था मैंने, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, और इसमें साथ साथ आता है एंटरप्रेनर, यानी मालिक, जो इन तीनों को अरेंज करता है या इन तीनों को हैंडल करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल को। तो किसी देश में लैंड किस तरह की है या कितनी है, लेबर कितने हैं, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, और कैपिटल अवेलेबिलिटी कितना है,
और इन सबको हैंडल करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल कितनी है। जैसे हो रहा है ना आजकल देश में चल रहा है कि बिजनेस करो, बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इंप्रूव करो, यानी अपने अंदर मालिक वाला हैबिट लाओ, नौकरी करने का या नौकर बनने वाला हैबिट नहीं। तो ये सारी चीजें किसी देश में, अगर देश की बात करूँ तो किसी देश में किस तरह अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्शन कैसा होगा, और प्रोडक्शन कैसा होगा उस हिसाब से सप्लाई कैसा होगा। ठीक है, आइए आप समझ गए। नाउ आगे चलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड जैसा था वैसे लॉ ऑफ सप्लाई है, बस थोड़ा तरीका यहाँ पे अलग है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस उसको ये लॉ में यहाँ पे दिखा दिया। हमने जो मीनिंग पढ़ी, सप्लाई मीनिंग, सप्लाई डेफिनेशन, वही यहाँ पे लॉ बनाया गया है। देखो ध्यान से क्या है। The law of supply is also a fundamental principle of economic theory like law of demand। देखो क्या, बहुत अच्छी बात लिखी। वही लॉ ऑफ सप्लाई भी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड की तरह एक फंडामेंटल थियरी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक थियरी का। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर रस्पल मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपनी बुक जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है उसमें 1890 में लिखी थी, 1890 में। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो लॉ क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस और सप्लाई का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो क्या है, स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने, ध्यान समझना। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है अनचेंज, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेसर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर लास्ट लेक्चर में भी, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। वही बात लिखी है क्या, कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजों को हमें कांस्टेंट पकड़ना है, यानी बाकी सारी चीजों को आप भूल जाओ, आपको बस प्राइस के बारे में बात करनी है और सप्लाई के बारे में बात करनी है। तो कह रहा है कि भाई जब प्राइस है वो बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, और जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है। सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बाकी हम किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग मार्केट कंडीशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर रहे। जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, पहला पॉइंट छोड़कर बाकी सारे पॉइंट को भूल जाओ। यहाँ पे सिर्फ प्राइस की बात हो रही है कि प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इनका लॉ है, इनका स्टेटमेंट है, सिंपल, इन सिंपल वर्ड। और थोड़ा एक्सप्लेन किया इन्होंने, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, सेम बात लिखी है, यानी अदर फैक्टर्स का मतलब वही, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में नहीं देना है हमें, गवर्नमेंट पॉलिसीज को ध्यान में नहीं देना है लॉ पढ़ते वक्त, नेचुरल कंडीशंस को ध्यान में नहीं देना है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जिन्हें हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है सिवाय प्राइस के। और राइज इन प्राइस, सिर्फ प्राइस पे ध्यान देना है, रिजल्ट इन राइज इन द क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा, और ठीक उसका उल्टा होता है, यानी प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Thus there is a direct relationship between price and quantity supply, इसलिए इसे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और सप्लाई कहा जाता है। डिमांड में जो था इनवर्स रिलेशनशिप था, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिया भी हुआ है, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन इन प्राइस ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है। तो एस मीन सप्लाई, एक्स मीन्स कमोडिटी, एफ मतलब फंक्शन, पी मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, राइट। अब इस लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ एजम्पशन दिए हुए हैं, जिस तरह से हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में भी एजम्पशन और एक्सेप्शन पढ़ा था, यहाँ पे भी कुछ एजम्पशन और एक्सेप्शन हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान दो क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड द लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, एजम्पशन ऑफ द सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। पहला एजम्पशन, यानी लॉ कब अप्लाई होगा, जब कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमें कांस्टेंट मान के चलना है। मैं वापस से आपको याद दिला दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक ना, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक थियरी लेके चली जाती है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, जिसे हम एजम्पशन कहते हैं, एजम्पशन में काउंट करते हैं, और हम एजम्पशन ही पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये इवन पूरा इकोनॉमिक्स भी एजम्पशन पे ही बेस्ड है, और माइक्रो कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें मान के चलना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सेम है सिवाय प्राइस के। हमें प्राइस को अलग मानना है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं। इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो हमें मान के चलना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आया है,
A change in cost of production will affect the profit of the seller. Therefore, the less quantity will be supplied at the same price. क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आएंगे तो सेलर के प्रॉफिट में चेंजेस आएगा, प्रॉफिट में चेंजेस आएगा तो उसके सप्लाई में चेंजेस आएगा। लेकिन थियरी क्या कहती है, ऊपर जो हमने पढ़ा कि सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होना चाहिए। तो जब प्राइस की वजह से खाली सप्लाई चेंज होना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमें कांस्टेंट मानना है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कांस्टेंट मानना है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे पॉइंट वही लिखे हैं कि आपको सारी चीजें कांस्टेंट पकड़नी है। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि ए मशीन से हम लोगों ने बी मशीन पे शिफ्ट किया तो ऑब्वियसली 1000 यूनिट जहां प्रोड्यूस हो रहा था फिर 5000 होने लगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये टेक्निक की वजह से हो रहा है। लेकिन थियरी क्या कहती है हमारे ऊपर कि सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होना चाहिए, तो लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है। यानी यहाँ पे टेक्निक क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, टेक्निक चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी ए मशीन में ही हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बी मशीन हमने लाया नहीं, ठीक है। नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, ये वही नेचुरल कंडीशंस के बारे में बात हो रही है। इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन द वेदर कंडीशंस, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा में डिक्रीज सप्लाई। तो हमें यहाँ पे इस लॉ को अप्लाई करने के लिए ये भी एज्यूम करना है कि क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आया है, वेदर कंडीशन में मौसम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ना बाढ़ आया है, ना सूखा हुआ है, ना भूकंप आया है, ना कुछ। क्योंकि हमें सिर्फ प्राइस को ही फ्लक्चुएट करके पता करना है कि सप्लाई में कितना चेंजेस आता है, ठीक ना। सेम एज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, आपको ये एज्यूम करना है। उसी तरह ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, आपको ये एज्यूम करना है। क्यों ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में चेंजेस नहीं, क्योंकि अगर हमने पढ़ा था ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मतलब ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट किस में आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, यानी एक यूनिट बनाने में कितना पैसा लगा। तो अगर भेजने का पैसा ज्यादा लगेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो स्टॉक कम होगा, स्टॉक कम होगा तो सप्लाई कम होगा। तो सप्लाई किसकी वजह से कम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से। लेकिन हमारे थियरी में क्या लिखा है कि प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम होना चाहिए। तो हमें यहाँ मान के चलना है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है, नहीं चेंज हुआ है, जितना है उतना ही है। उसी तरह हमें मान के चलना है कि अदर थिंग प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, दूसरे गुड्स के प्राइसेस का भी क्या है, दूसरे गुड्स के जो प्राइसेस हैं उनका भी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी सेलर को द लॉ आल्सो इज्यूम दैट द सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और सेलर जो है, जो सप्लाई कर रहा है, उसके मन में ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आगे चल के प्राइस कम होंगे या आगे चल के प्राइस बढ़ेंगे, वरना वो आज सप्लाई को क्या करेगा, फ्लक्चुएट कर देगा। देखो यहाँ पे प्राइस फैक्टर है लेकिन फ्यूचर के प्राइस के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट के प्राइस के बारे में नहीं। और जो हमारा लॉ है वो प्रेजेंट के प्राइस के बारे में बताता है, ठीक ना। तो कहने का मीनिंग ये था, मैं आपको एक सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें बस प्राइस को आपको लेना है, लॉ को अगर अप्लाई करना है, यानी लॉ ऑफ सप्लाई को अगर आपको समझना है तो सिर्फ प्राइस ही फ्लक्चुएट हो रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, आपको ये मान के चलना है। तभी आप इस लॉ को समझ पाओगे, तभी ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे, देखो वही सब पॉइंट लिखे हुए हैं। नेचुरल कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई नहीं, ट्रांसपोर्ट में नहीं, दूसरे गुड्स के प्राइसेस सेम होने चाहिए, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, राइट ना। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज, 10 रुपये, 20 रुपये, 30, 40, 50, राइट। सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज, तो ये हमने ऑलरेडी, ये इंडिविजुअल शेड्यूल की तरह लग रहा है ना, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हमने थोड़ा लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो सेम, जब 10 रुपये प्राइस है तो 100 kg सप्लाई हुआ, प्राइस बढ़ा 200, और प्राइस बढ़ा 300, और प्राइस बढ़ा 400, और प्राइस बढ़ा 500, राइट। इसी को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ में प्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई। आप देख सकते हो, जब 10 रुपये प्राइस थे तो 100, 20 रुपये प्राइस हुए तो 200, 30 रुपये प्राइस हुए तो 300, 40 रुपीज़ पर केजी हुआ तो 400 केजीज, और 50 रुपीज़ पर केजी हुआ तो 500 केजीज।
और ये जो कर्व है वो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड की तरफ है सप्लाई का, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, वो उसी चीज को यहाँ पे लॉ में अप्लाई किया गया है, ठीक है, लॉ में बताया गया है, या आप कहो कि इस लॉ को ही देखकर वहां ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। सो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अब एक्सेप्शंस क्या है, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिसपे ये लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में भी एक्सेप्शन था, यानी इन चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती, उसी तरह यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जिसपे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। क्या है वो? पहला है सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट इज रिप्रेजेंट ग्राफिकल बाय अ सप्लाई कर्व। In case of labor, as wage rate rises, the supply of labor hours, number of hours would increase. So supply curve slopes upward, supply of labor hours falls with a further rise in wage rate, in supply curve of labor become okay. अभी एक्चुअली क्या रहे पता है, सीधे सीधे बताओ तो एज्यूम करो यहाँ पे लिखा क्या है, लेबर और उसके वेजेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे लेबर से एम्प्लॉय भी है, लेबर का मतलब सिर्फ लेबर नहीं है, लेबर मतलब एम्प्लॉय भी लिखा है। मान लेते हैं लेबर और एम्प्लॉय को यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स से डिनोट किया गया है और वेजेस को यहाँ पे प्राइस से डिनोट किया गया है, ये लिखा है ना। और हमने क्या पढ़ा लॉ में कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, हमने यही पढ़ा, ठीक है। अब लेबर की सप्लाई का मतलब है कि उसे काम करने का जो आर है, काम करने का आर, यहाँ पे अब लेबर को हम सप्लाई नहीं कर सकते ना कि एक लेबर से दो लेबर तीन लेबर कर दिया। एक अकेले लेबर को जो वेजेस दे रहे हैं उससे हम क्या ले रहे हैं, उससे हम उसका आर्स ले रहे हैं, काम करने का जो भी 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे 5 घंटे हम उसके ले रहे हैं। कह रहा है कि जैसे जैसे वेजेस बढ़ता है, यानी सैलरी जैसे जैसे बढ़ती है शुरू में स्टार्टिंग में, उसके काम करने का जो आर्स है वो भी बढ़ता है। यानी अगर वो 5 घंटे काम कर रहे हैं तो उससे 8 घंटे काम करवाते हैं, फिर सैलरी बढ़ी तो 10 घंटे काम करवाते हैं, फिर सैलरी बढ़ी तो 12 घंटे काम करवाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि और सैलरी बढ़ने के बाद उसके नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, फिर और बढ़ता है तो और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन एक ये है कि एक तो भाई एक इंसान के काम करने की एक लिमिट होती है, यानी 12 घंटे से ज्यादा तो काम नहीं कर सकता, कुछ भी हो। हाँ, सैलरी तो बढ़ती रहती है कंटिन्यू, हम सब जानते हैं और आप सभी बच्चे जान लो कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं, चाहे हम कंपनी चेंज करें या उसी कंपनी में रहें, हमारा जो सैलरी है वो कंटिन्यू बढ़ता है, क्योंकि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारी सैलरी बढ़े। एक समय ऐसा आता है कि जिसमें हमें काम भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन थोड़े टाइम में हमारा काम उतने भी रुक जाता है और सैलरी बढ़ती रहती है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस मैटर करता है, हमारा टैलेंट मैटर करता है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ हो गई, एक दूसरी ये चीज हो गई कि जैसे जैसे हम हायर पोस्ट पे जाते हैं हम लेबर की तरह वर्क नहीं करते, यानी कि नोटिस करो आपकी आप किसी शॉप में लगे सेल्समैन के इस पे, मतलब आप शॉप में हो और आप खड़े होकर सामान बेचते हो, वहां पे कस्टमर आता है उसको सामान दिखाते हो, ठीक है। आपकी प्रमोशन होती चली गई और आप जो शॉप है उससे कई ब्रांचेस हैं, अमूल कई ब्रांचेस के आप मैनेजर बन गए, प्रमोशन होते होते। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी सैलरी बढ़ते जा रही है, यानी अगर सैलरी को प्राइस से डिनोट करो तो प्राइस बढ़ते जा रहा है। लेकिन आप ऐसी पोजीशन पे आ चुके हो, जब आप सेल्समैन थे तो आप 12 घंटा काम करते थे, आप मैनेजर हो तो बस 6 घंटे काम करते हो। क्यों? क्योंकि आपको बस अपडेट लाना होता है, स्कीम्स बतानी होती है, चेक करने होते हैं सही गलत। तो इसीलिए लिखा है कि ये लॉ जो है यहाँ पे क्या एप्लीकेबल नहीं है, ठीक ना। आई होप समझ गए, मैंने दो तरीके समझाए। एक तो आज के मैटर्स में कि कोई भी इंसान जो है बहुत ज्यादा काम करेगा तो 12 घंटे ज्यादा नहीं कर सकता, कितनी भी सैलरी बढ़ाते रहो, यानी एक समय ऐसा आएगा कि 12 घंटे होंगे लेकिन सैलरी बढ़ती जाएगी। तो ये लॉ अप्लाई हो रहा है क्या यहाँ पे? लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी उसके घंटे बढ़ते जाने चाहिए, यानी ये 14 होने चाहिए, 16 होने चाहिए, फिर 24 होने चाहिए। 24 घंटे तो कोई काम नहीं कर सकता ना, और 24 से ज़्यादा तो होते भी नहीं, यानी कहीं ना कहीं जाके उसके नंबर ऑफ आवर्स क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और इवन एक समय के बाद कम भी होंगे। यानी ये लॉ लेबर्स पे अप्लाई नहीं होता, कहने का मतलब ये है।
यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है। क्या लिखा है, शुरू में लगा हुआ तो क्या हो गया, रुपीज 100 रुपीज पर आवर, 5 घंटा काम शुरू में करता था, 100 रुपये घंटे पे लगाओ, 100 रुपीज पर आवर वर्किंग पे, और 5 आवर्स वो वर्क करता था पर डे, जिससे उसका 500 रुपये रोज के बन जाते हैं। उसका प्रमोशन हुआ, 200 पर आवर्स उसने चार्ज करना स्टार्ट किया, जिसमें वो उसके आवर्स भी बढ़ गए कि भाई आपको 7 घंटा काम करना पड़ेगा। फिर उसके जो टोटल अमाउंट बनने लगे वेजेस के, वो 1400 हो गए। फिर और प्रमोशन हुआ, अब वो मैनेजर बन गया। अब वो इन लेबरों की तरह काम नहीं करता। अब उसके आवर्स क्या हो गए, कम हो गए, 7 से 6 हो गए, देखो कम हो गए, गिर गया, लेकिन वेजेस बढ़ा है उसका सैलरी बढ़ गया है। और अब कब कितना कमा रहा है वो, टोटल एक दिन का 1800, 1800। तो लॉ इस पर अप्लाई हुआ क्या, नहीं हुआ। लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ने चाहिए, लेकिन एक बार तो बढ़ा, उसके बाद क्या हो गया, कम हो गया। तो लॉ इस पर अप्लाई नहीं होता, कहने का मतलब यही था। ठीक है, जो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, 100 रुपये में 5 घंटे काम कर रहा था, 200 रुपये में फिर वो 7 घंटे काम करना चालू किया, यानी ये बढ़ा, ऊपर गया ना, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हुआ। फिर जब 300 रुपये हुए तो उसने 6 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि नीचे हो गया, यानी वापस बैकवर्ड हो गया ना, ये अपवर्ड हुआ था, ये बैकवर्ड हो गया। ये लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं करता, कहने का मतलब यही है। ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल गुड्स। The law of supply does not apply to agricultural goods. They are produced in a specific season and their production depends upon weather condition. ठीक है ना, एग्रीकल्चरल गुड्स के बारे में बात हो रही है, यानी खेती के बारे में बात हो रही है। खेती, जैसे मैंने भी फूड ग्रेन्स कहा, फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो, ठीक है ना, सब्जियां, फल वगैरह, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल गुड्स हैं जो क्या है, सीजनल हैं, यानी वो 12 के 12 महीने नहीं होते हैं। जैसे कि चावल, गेहूं, वो जैसे चावल की बात करूँ तो बारिश में जुलाई अगस्त में आई थिंक वो उसको बोया जाता है, और कुछ ठंडी आते आते कट कर देते हैं, यानी नवंबर के आते आते नवंबर के आसपास में उसको अनाज को कट कर दिया जाता है। उसके बाद अगले साल जुलाई में ही फिर से उगाया जाएगा, यानी बाकी के 8 महीने क्या है, चावल उगाए नहीं जाते। तो कह क्या रहा है यहाँ पे, लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। वाई, क्योंकि जब स्टॉक ही नहीं बढ़ रहा है तो सप्लाई कैसे बढ़ेगा, कहने का मीनिंग ये है। ठीक ना, थोड़ा और समझ लेते हैं, ऊपर दिया होगा, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन वेदर इफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज लो। मान लो किसी वजह से भाई सूखा पड़ गया, बारिश अच्छी नहीं हुई, ठीक ना, या और कुछ भूकंप या कुछ और चीजें हो गई, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर मान लो फसल हुई भी थी और बाढ़ आ गई तो फसल सारी नष्ट हो जाती है, तो प्रोडक्शन आउटपुट क्या आएगा, टोटल जीरो आएगा, यानी या फिर कम आएगा जो बची होगी। सो देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन एट अ हायर प्राइस। देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताने की कोशिश की थी ओनियन के बारे में। ओनियन में क्या हो गया था कि बाढ़ आने की वजह से पूरा ओनियन खराब हो गया था, प्याज जो थे बहुत सारे खराब हो गए थे देश में। तो ओनियन का जो प्राइस है ना वो 110 के आसपास चला गया था। वो बाहुबली वाला जो शिव जी का मूर्ति उठाता ना पत्थर का, वहां पे ओनियन लगाते थे मीम्स में। तो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पूछो मत। तो ये क्यों बढ़ गया था, तो इसका कारण तो ये था कि भाई ओनियन खराब हो गए, ओनियन कम हो गए थे मार्केट में। अब ओनियन कम हो गए मार्केट में, प्राइस बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद भी वो ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मार्केट में ओनियन है ही नहीं, भले ही कितना ही महंगा हो गया। वही बात यहाँ पे लिखी है कि प्रोडक्शन कम है तो सप्लाई ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि है ही नहीं, भले ही प्राइस ज्यादा हो तो भी। जबकि लॉ क्या कहता है कि प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये लॉ यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में यूज नहीं होता। कब नहीं होता वो ध्यान देना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चरल गुड्स में यूज नहीं होता, होता है, पर अगर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं रही और प्रोडक्शन कम हुआ है तो फिर तो नहीं हो पाएगा। ये लॉ अप्लाई, प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है, एकदम स्टॉक भरा पड़ा अपने पास, तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे कंडीशन में लिखी है कि वेदर कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है, ठीक ना। अगला है अर्जेंट नीड फॉर कैश। इफ द सेलर इज इन अर्जेंट नीड फॉर कैश, नीड फॉर हार्ड कैश, ही मे सेल हिज प्रोडक्ट एट अ वे which may even
बी बेलो द मार्केट प्राइस। यस, ऐसा बहुत बार होता है। जैसे मैंने भी कई साल जॉब की है, तो मैंने देखा कि बहुत बार एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है ना, या फिर जो प्रोड्यूसर या जो सप्लायर है उनको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, तो कम प्राइस में भी स्टॉक निकाल देते हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए। जबकि लॉ क्या कहता है कि कम प्राइस में कम सप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि पैसे अर्जेंट चाहिए तो उन्होंने क्या किया, कम प्राइस पे ही ज़्यादा सप्लाई कर दिया, लॉ को क्रॉस कर दिया। क्योंकि लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सेप्शन है। अगला पेरिशेबल गुड्स, हमने पढ़ा था। पेरिशेबल यानी जो जल्दी प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं, यानी जिनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, खराब इन द सेंस उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। In case of perishable goods, the supplier would offer to sell more quantities at a lower price to avoid losses. Yes, आपने देखो ध्यान दिया होगा, अगर मार्केट में आप कभी जाते हो ना, जिस दिन बाजार होता है, कभी नोटिस करना जाना तो बाजार के दिन, मैं सब्जियों की बात कर रहा हूँ, सब्जियाँ जनरली सब्जियों की बात करते हैं यहाँ पे, सब्जियाँ बेस्ट एग्जाम्पल है, फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हो। होता क्या है कि मान लेते हैं बाजार जो है वो शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक लगता है। शुरू में जब 4 बजे जाओगे ना, तो उनके प्राइसेस भी हाई होते हैं, मतलब उतने भी बेचते हैं, हाई प्राइसेस रखते हैं स्टॉक निकालने के लिए। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, ढलता है, रात के 9-10 बजे के बीच में आप जब जाओगे ना, उनके प्राइसेस बहुत कम हो चुके रहते हैं और वो ज़्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी रहते हैं। क्यों? बचे हुए स्टॉक को निकालना है उन्हें, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। टमाटर हो गए या और भी बहुत सारी सब्जियां आती है जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, उन्हें सेफली रख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो शाम के टाइम जब लेट जाओगे ना, तो जनरली वो बहुत कम दाम में ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। मान लेते कोई सब्जी थी जो 20 रुपये किलो स्टार्टिंग में बेच रहे थे, लेकिन अब जब वो 9 बजे जाओगे ना, तो वो 10 कर चुका होगा, इवन कभी कभी तो 5 भी कर देते हैं, यानी इतना सस्ता। ठीक ना? मेरी माँ ऐसा जनरली करती है। वो ये ज्ञान तो मुझे उनसे ही मिला है एक्चुअली क्योंकि वो लेट ही जाती हैं। शुरू में एक्चुअली भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, जब लेट जाओगे तो बहुत लोग सामान लेके जा चुके होते हैं, और वो सस्ता भी देते हैं और काम भी हो जाता है। ठीक है? हाँ, इस चक्कर में कभी कभी अच्छे प्रोडक्ट भी नहीं मिलते हैं, यानी अच्छे अच्छे जो टमाटर होते हैं लोग बिन के जा चुके होते हैं, वहाँ जो पड़े होते थोड़े अच्छे भी नहीं होते, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार मिल जाता है। आई होप समझ गए। तो पेरिशेबल गुड्स में भले ही प्राइस कितना ही बढ़ जाए, फिर भी जो है सॉरी भले ही प्राइस कितना भी कम हो जाए, भले ही प्राइस कितना भी कम हो, फिर भी जो सप्लायर हो क्या करेगा, स्टॉक अपना पूरा निकालने की कोशिश करेगा, यानी उसका जो सप्लाई होगा हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो जाए। यानी खराब हो तो नुकसान हो जाएगा ना। अब 20 रुपया वो बेच रहा था, राइट, शुरू में 9 बजे वो 5-5 रुपये या 10 रुपये बेचने लगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई कोई तो लेके चले जाओ, मतलब जहाँ अगर वो नहीं, अगर मान लो बीसी रखता है और उसके कुछ 5-10 किलो वेजिटेबल्स वेस्ट हो जाते हैं, तो उसको तो कुछ नहीं मिलेंगे। वही अगर वो 10 रुपये में या 5 रुपये में निकाल देता है, तो कम से कम कुछ तो मिलेगा। हो सकता है कॉस्ट निकल जाए, यानी जितने में उसने खरीदा है, राइट। आई होप समझ गए। नेक्स्ट है रेयर गुड्स। रेयर यानी यूनिक, बोलते ना लाखों में एक। पापा मम्मी एक दूसरे, पापा मम्मी बोल रहा हूँ, बच्चों को, एक दूसरे को नहीं, बच्चों को, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, बच्चों को बोलते हैं, राइट। मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरी बेटी लाखों में एक है। लड़के लड़की आपस में बोलते हैं, हर कोई बोलता है एक दूसरे को जिनको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी है, द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड, इवन इफ द प्राइस राइसेस सप्लाई रिमेन अनचेंज। फॉर एग्जाम्पल रेयर पेंटिंग्स, ओल्ड कॉइन्स, एंटीक गुड्स एक्सेट्रा। रेयर का मतलब ये है कि दुनिया में अवेलेबिलिटी उसकी बहुत कम है। यूनिक पेंटिंग्स, यूनिक कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स, एंटीक गुड्स। अभी एंटीक में क्या बताऊं आपको, जैसे ताजमहल कितना बेस्ट एग्जाम्पल है, एंटीक है ना। ताजमहल कितना है? ताजमहल एक ही है, रेयर है, पूरी दुनिया में कितना, एक ही है, तो उसको सप्लाई कर सकते हैं क्या? या कितना भी कोई ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी हो, नहीं कर सकते। एंटिक में यही सब चीजें आ गई, राइट। बहुत सारी कॉइन्स निकलती हैं जब खुदाई होती है बहुत जगह पे, वो आर्कियोलॉजिकल जो पूरी टीम होती है वो लोग, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें, जैसे पेंटिंग भी है, तो जो यूनिक पेंटिंग्स हैं, मुझे नाम याद है, एक लेडी है जिनकी पेंटिंग बड़ी फेमस है, आई थिंक मोनालिसा नाम है, पता नहीं।
बहुत सारी ऐसी पेंडिंग होती है, कॉइन्स होती हैं जो रेयर होती है। रेयर का मतलब जो बहुत कम पाई जाती हैं, यूनिक है। तो आप चाहे कितना भी ज़्यादा प्राइस दो, उसकी सप्लाई हमेशा अनचेंज ही रहेगी, क्योंकि वो नहीं मिल सकती ना सबको, क्योंकि वो उतनी है जितनी है, और नहीं बनाई जा सकती। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया। सो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर आई थिंक हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन सप्लाई, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आई थिंक क्या है ये, एक मिनट, उसके बाद हम पढ़ेंगे या कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, नहीं कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, रेवेन्यू कॉस्ट। ठीक है, चलो फिर बाय।